आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन। एक बार हम फिर से कार्यक्रम कानून हम में आपका स्वागत करते हैं। पिछले महीने हमने विधिक साक्षरता पर एक कार्यक्रम किया था। उसी श्रृंखला में जनपद विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज हम एक और कार्यक्रम करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय लोक अदालतों पर। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और जो नहीं भी जानते हैं उनको ये बताना आवश्यक है कि पूरे वर्ष यानी 2021 के कैलेंडर ईयर में 4 तिथियां हैं जिन जिन तिथियों पर लोक अदालतों का आयोजन हो रहा है। 10 अप्रैल को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, फिर जुलाई में है 7 जुलाई को दूसरी लोक अदालत है, तीसरी लोक अदालत है 11 सितंबर को और इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पेंडिंग केसों की संख्या बहुत ज्यादा है और पेटी इश्यूज पर, छोटे छोटे मुद्दों पर लोग कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। इससे हमारी न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत लोक अदालतों का विचार आया और लोक अदालतों पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान हैं। आज हमारे साथ हैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रमणि जोशी जी और साथ में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जनपद न्यायालय प्रयागराज श्री मयंक त्रिपाठी जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद। मयंक जी, इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा आपसे। ये बताइए कि लोक अदालतों की व्यवस्था या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी अदालतें हैं हमारे यहाँ, जनपद न्यायालय से लेकर और सर्वोच्च स्तर की जो अदालत है सर्वोच्च न्यायालय तक है। फिर लोक अदालतों की जरूरत क्यों आन पड़ी? लोक अदालत का मतलब ही होता है कि लोगों की अदालत, और इसकी संकल्पना हमारे गांवों से पैदा हुई और हमारे गांवों में जैसा कि हम लोग सुनते हैं पंचों की अदालत लगती थी या पंचायतें होती थी, उससे ये चीज निकल के आई। हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानून है उसे हम भारत का संविधान कहते हैं और उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को हम लोगों ने आत्मसात किया, जिसे वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। और संविधान की उद्देशिका में न्याय को बताया गया कि सभी नागरिकों को न्याय जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रदान किया जाएगा। इसी को अग्रसारित करते हुए भारत के संविधान में सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया और जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध संविधान संशोधन रहा जिसके द्वारा बहुत सारे संशोधन लाए गए, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39 क रहा, जिसमें आर्थिक न्याय को जोड़ा गया, जो हमारे संविधान की उद्देशिका में पहले से ही था। और उसमें ये कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो यहीं से ये लोक अदालत की संकल्पना को बल मिला। साथ ही साथ इसी दायित्व को निभाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ और विधिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालतें अस्तित्व में आ गईं। जी, माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रमणि जोशी जी भी हैं हमारे साथ। सर, पिछले वर्ष दिसंबर में लोक अदालतें लगी थी। इस वर्ष की आपकी क्या तैयारी है? इस वर्ष की लोक अदालत में हमने सभी मुकदमों के बारे में सारे न्यायिक अधिकारियों को तैयारी के लिए पत्राचार कर दिया है, जिसमें वो अधिक से अधिक मुकदमे नियत करेंगे लोक अदालत में तय करने के लिए, जिससे कि पक्षकारों को सही न्याय मिल सकेगा। और इसमें MACT के मुकदमे भी तय होंगे और पारिवारिक न्यायालय में भी जो मुकदमे लोक अदालत से के माध्यम से तय किए जाएंगे उनके लिए भी सूचना जारी कर दी गई है। जी, आपका एक पत्र है जिसको मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को कि प्री लिटिगेशंस में जो लोक अदालतें इसमें केसेस लेंगी वो है NI एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स एंड अदर बिल पेमेंट केसेस एक्सक्लूडिंग नॉन कंपाउंडेबल मेंटेनेंस केसेस, अदर क्रिमिनल कंपाउंडेबल एंड अदर सिविल डिस्प्यूट्स पेंडिंग in courts and tribunals
ट्रिब्यूनल्स, शायद इनको भी इसमें हाँ, ये जितने भी इसमें सारणी में बताए गए हैं इन सब के लिए हमने सूचना दे दी है कि इन मुकदमों को अधिक से अधिक लगाकर लोक अदालत में इसका निस्तारण कराया जाए। तो 11 और भी हैं क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, एनआईए एक्ट अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, एमएसीटी केसेस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल एंड अदर बिल पेमेंट केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लैंड एक्विजिशन केसेस, सर्विसेज मैटर रिलेटिंग टू पे एंड अलाउंसेस एंड रिटायरल बेनिफिट्स, रेवेन्यू केसेस, अदर सिविल केसेस सच एज रेंट, इंजंक्शन सूट्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स एटसेट्रा। ये सारे केसेस इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। जी, हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि तमाम तरह के जो अभी पड़े हैं केसेस हैं इनको अधिक से अधिक मात्रा में लोक अदालत में निस्तारित किया जाएगा संबंधित अधिकारियों द्वारा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी यह निर्देशित किया है कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पुरजोर प्रयास किया जाए। हमारे जनपद न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी जी इस पे सालसा की गाइडलाइन पे और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गाइडलाइन पे सभी को हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुकदमे निस्तारित किए जा सके उससे राष्ट्रीय स्तर पर मैटर पहुंचेगा और जिससे पक्षकार भी लाभान्वित होंगे और हमारे न्याय व्यवस्था से भी मुकदमों का बोझ कम हो जाएगा। माननीय मयंक जी, ये बताइए कि लोक अदालतें न्याय को जन जन तक पहुंचाने के लिए कितना इफेक्टिव है? मैं बताना चाहूंगा कि लोक अदालतों से कौन कौन से लाभ हैं। पहला तो यह है कि वकील का खर्च नहीं होता है, दूसरा इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है, पुराने मुकदमों की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, किसी पक्ष को सजा नहीं मिलती है, मामले को बातचीत से हल किया जा सकता है। मुझे याद है कि मेरे न्यायालय में जब मैं पिछले जिले में था 3 भाइयों का एक सिविल सूट था। अच्छा। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि ये तीनों सगे भाइयों के बीच का मुकदमा है, मैंने प्रयास किया और बातचीत से मुकदमा हल हो गया और पक्षकारों को बड़ा संतोष का भाव था। और मैं बताना चाहूंगा और इसके कौन कौन से लाभ हैं कि मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है, मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है, सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है और फैसला अंतिम होता है और फैसले के विरुद्ध कहीं अपील नहीं होती है। चूंकि आपसी सहमत से निर्णय पारित किए जाते हैं इसलिए उसके विरुद्ध अपील नहीं होती है। जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड वाला जो कंसेप्ट है उसको भी ये दूर करता है। त्वरित न्याय देने में भी बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है लोक अदालत। माननीय जोशी जी, किस तरह के मुकदमे सबसे ज्यादा आते हैं लोक अदालतों में? लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा पिटी ऑफेंसेस आते हैं। अच्छा। और एमएसीटी के मुकदमे होते हैं और सबसे पहले प्री लिटिगेशन जो बैंकों में ऋण दिया जाता है लोगों को, हाँ। और उससे संबंधित उनको नोटिस जारी होती है तो वो सब प्री लिटिगेशन यानी कि मुकदमा कोर्ट में न जा करके उसको पहले स्तर पर ही निस्तारित किया जाता है। तो प्री लिटिगेशन के केसेसों को यहाँ पे बैंक के जो अधिकारी होते हैं वो उनको लोक अदालत के माध्यम से यहाँ पे बुलाते हैं और जिससे अधिक से अधिक उनके मामलों का निस्तारण हो सके। जो उनके ऊपर धनराशि बनती है वो आपसी सुलह समझौते के अनुसार जिसमें बैंक सहयोग करता है कि भाई आपको इतना पैसा अगर आप जमा कर देते हैं तो उनका कुछ रियायतें कर दी जाती है, उससे वो उन पैसों को जमा भी कर देते हैं और उनको न्याय मिल जाता है। तो अधिक से अधिक संख्या में प्री लिटिगेशन के मुकदमे भी होते हैं और न्यायालयों में विचाराधीन जो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सुलह समझौता पक्षकारों के मध्य होता है वो भी लोक अदालत के दिन तय किए जाते हैं। उसमें संबंधित न्यायिक अधिकारी जो एडीजे स्तर के होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सब लोग अपने मुकदमे उस पर देते हैं जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे निस्तारित किए जा सके। जैसे कि अभी मयंक जी ने इस पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है कि यहाँ हर तरह के मुकदमों को अगर लोक अदालत में तय किया जाता है तो उसकी कोई अपील भी नहीं होती क्योंकि वो आपसी सुलह समझौते के आधार पर तय किए जाते हैं। माननीय त्रिपाठी जी, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के आपराधिक मामले लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित किए जा सकते हैं? जो हमारा दांडिक कानून है उसकी प्रक्रियात्मक विधि है दंड प्रक्रिया संहिता, उसकी धारा 320 में एक सूची बताई गई है कि कौन कौन से अपराधों को समन किया जा सकता है, यानी कि जो आम भाषा में आप समझे कि इनको माफ किया जा सकता है या किसको सुलह द्वारा तय किया जा सकता है। सभी प्रकार के आपराधिक मामलों को लोक अदालत में तय नहीं किया जा सकता, केवल उन्हीं मामलों को जो धारा 320 की सूची में दिए गए हैं कि वो सुलह द्वारा तय की जा सकते हैं, हम लोक अदालत में सुलह के द्वारा तय कर सकते हैं। या जुर्माने से जो दंडनीय मामले हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता में जिन अपराधों
का जुर्माने से दंडनीय बनाया गया, उसे जुर्माने द्वारा तय किया जा सकता है। जैसे कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, परमानेंट न्यायालय है, कोई लोक अदालत में आना चाहता है, तो क्या फॉर्मेलिटी है, कैसे वो अप्रोच कर सकता है कि मेरा मुकदमा लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व हो? इसके लिए लोक अदालत में मुकदमे का निर्णय कराने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मुकदमा जिस न्यायालय में है, आप उसी न्यायालय में पेशी के दिन या किसी भी दिन आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आवेदन दोनों पक्षों की सहमति से भी हो सकता है या एक पक्ष द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। और उसे हम चाहें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मामले को संदर्भित कर सकते हैं और जिला विधिक सेवा में बैठ करके बातचीत करके सुलह समझौते के माध्यम से उसको तय किया जा सकता है और अधिकांश मामलों में सुलह हो जाती है। जी सर, हमारी जो ग्रामीण जनता है आज भी उसको विधिक साक्षरता उतनी नहीं है। एक तो साक्षरता की भी कमी है और विधिक साक्षरता तो और भी कम है। तो साधारण शब्दों में वो किन किन मुकदमों के लिए लोक अदालत में आ सकते हैं? देखिए, इसके बारे में जागरूकता क्या इसमें क्रिमिनल केसेस भी लिए जाते हैं? उनके बारे में तो केसेस अदालतों में आते ही हैं, जिसमें एफआईआर वगैरह लॉन्च होती है। जो उसके बारे में तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं उस स्तर पे आएंगे। लेकिन ग्रामीण स्तर पे इसको जागरूक करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कैंप भी लगाया जाता है और उसमें लोगों को बताया जाता है कि आपके किसी भी तरह के अगर मुकदमे हैं तो उसको जो है आप लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कर सकते हैं। और उनके लिए सुविधाएं तहसील स्तर पे, मतलब जो तहसील के तहसीलदार होते हैं वो उसके सचिव होते हैं, वो कैंप आयोजित करते हैं और उसमें जाकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोशिश करता है कि ग्रामीण स्तर के जो मुकदमे हैं वो लोक अदालत में तय कराए जाए। हाँ, सर, केवल साल में 4 ही लोक अदालतें हैं, क्यों ना इनको और ज्यादा किया जाए इसकी? क्योंकि जब इतनी अच्छी व्यवस्था है ये कि तुरंत का तुरंत न्याय हो जाता है, सेम डे हो जाता है, तो क्या चुनौतियां हैं कि इसको हम साल में 6 दिन या 12 दिन नहीं कर सकते हर महीने? ये जो तिथियां हैं ये राष्ट्रीय स्तर पे दी जाती हैं और ऐसा नहीं है कि बीच में भी कभी पक्षकार चाहे तो नहीं करा सकता है। बीच बीच में भी मिनी लोक अदालत, माइक्रो लोक अदालत, इस तरह की अदालतें लगती रहती हैं। और ये 4 मत समझिए, ये इसको 40 समझिए। क्योंकि हम लोग जैसे ही कोई न्यायालय, कोई न्यायाधीश देखता है कि मामला सुलह होने लायक है, पक्षकारों के बीच अगर थोड़ी सी बातचीत की जाए तो मामला बनता दिखता है, तो वो उसको संदर्भित कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, जिसमें हमारे सचिव सर बैठते हैं, बातचीत करके हल कर सकते हैं। जी, आदरणीय जोशी जी, चलते चलते क्या संदेश है जनता के लिए? श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों के जिस तरह के भी मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, यदि आप लोग आपस में सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण करते हैं तो लोक अदालत के माध्यम से आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और आप उस पर अपने पक्ष को रख करके विवाद का निपटारा कर सकते हैं। आदरणीय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री मयंक जी, आपका फाइनल कमेंट। जी, ये एक आपके पास एक अवसर मिल रहा है कि आप नियमित अदालतों से हट करके एक अलग प्लेटफॉर्म पे अपने मुकदमे को तय करा सकते हैं और जिसमें राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, तहसील स्तर पे भी आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है और जिसके लिए जन जन तक ये न्याय चला निर्धन के द्वार। जो निर्धन है उसके लिए भी व्यवस्था है कि आप आवेदन करें तो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको निःशुल्क विधिक सहायता यानी कोई अधिवक्ता प्रदान करेगा जो आपके मुकदमे की पैरवी करेगा। तो एक बार हम अपने श्रोताओं को फिर से बता दें कि 10 अप्रैल 2021 आप इस डेट को नोट कर लीजिए। इस तिथि को राष्ट्रीय लोक अदालतें हैं और आप न्याय त्वरित ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ थे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रमणि जोशी जी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जनपद न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद श्री मयंक त्रिपाठी जी। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आकाशवाणी के लिए समय निकाला और हमारे श्रोताओं को जो दूर दराज हैं, गाँव में हैं, शहरों में हैं, उनको जागरूक किया, लोक अदालत के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।